हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2006 के कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आए सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B एंड पॉइंट्स D एंड E ट्राइसेक्ट BC where D is closer to B. Prove that 8A square is equal to 3AC square plus 5AD square. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी सर। और जब ये सवाल पहली बार 2006 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो फिगर के साथ ही पूछा गया था। तो हो सकता है अगली बार जब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो बिना फिगर के पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है, एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल को शुरुआत में ही पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सर। तो आपकी मर्जी है कि आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनाना चाहते हो। आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना लो, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना लो, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना लो, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना लो। तो जैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं सर, ठीक है। तो यहां पे प्रिंस सर ने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो यहां पे ट्रायंगल का नाम क्या रखना है सर, तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है और ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। तो अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम किसी भी वर्टेक्स को A, किसी भी वर्टेक्स को B, किसी भी वर्टेक्स को C बोल सकते हैं, या फिर वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो सर शुरुआत में ही सवाल को आगे पढ़ के समझ में आ रहा है कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट में एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज के अंदर सवाल ने बता दिया है कि आपको अपने राइट एंगल ट्रायंगल ABC का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे क्रिएट करना है। सवाल ने क्लियरली बता दिया कि आपको अपने राइट एंगल ट्रायंगल ABC का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे क्रिएट करना है। तो इस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से पहले वर्टेक्स B को लोकेट कर लेते हैं सर। तो मैंने जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसमें मुझे दिख रहा है सर 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे क्रिएट हो रहा है। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से इस वर्टेक्स को वर्टेक्स B बोल देंगे। तो वर्टिसेस के प्लेसमेंट में बस यही एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन वर्टेक्स B के लिए थी, बाकी A और C के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है आपकी मर्जी है, इसको A बोल दीजिए, इसको C बोल दीजिए, या फिर आप इसको A बोल दीजिए, इसको C बोल दीजिए। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसको A बोल देता हूं सर और इसको यहां पे C बोल देता हूं। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनके तैयार हो चुका है। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या चर्चा चल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सर आगे जाके मुझे बोला जा रहा है कि पॉइंट्स D एंड E ट्राइसेक्ट BC। तो ध्यान से समझिएगा सर, आगे जाके एक लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन पे बात चल रही है, मेरे ट्रायंगल के साइड BC के ट्राइसेक्शन पे बात चल रही है।
यानी कि आगे बोला जा रहा है कि मेरे इस ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मुझे बोला जा रहा है कि मेरे ट्रायंगल के साइड बीसी को 3 इक्वल हिस्सों में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं सर। यानी कुल मिला के अंदाजे से देखा जाए तो इस तरीके से मुझे अपने 3 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं सर। अब यहां पे समझिएगा बात को। तो अगर मैं यहां पे बीसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं सर, तो वर्टेक्स के तौर पे 2 पॉइंट क्रिएट हो रहा है और यहां पे सवाल ने इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया। तो समझना बात को, हमने ट्रांसैक्शन वाला एक सवाल देखा था, वहां पे भी ट्रांसैक्शन की बात हुई थी, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के मदद से हुई थी। तो उस टाइप के सिचुएशन में कैसे काम करना है मैंने आपको सिखाया। अब यहां पे बकायदा ट्रांसैक्शन बताने के लिए आपको दोनों पॉइंट बता दिए गए हैं। क्या क्या बताया गया है सर? तो आपके ट्रांसैक्शन वाले पॉइंट्स है पॉइंट्स डी और ई। अब मुद्दे की बात यह है सर कि इसको डी बोले, इसको ई बोले, या फिर इसको डी बोले, इसको ई बोले। सर ये यहां पे मुद्दे की बात है। अब यहीं पे एक छोटी चीज को ध्यान से सुनना। जब ये सवाल फिगर में बोर्ड एग्जाम में आया था सर, फिगर के साथ आया था, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ बना हुआ था फिगर में। तो उस केस में सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी और ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई थी। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर यही सेम सवाल बिना इस लाइन के आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इधर डी मानना है या इधर ई मानना है, या इधर डी मानना है या इधर ई मानना है। तो इस टाइप के सिचुएशन में जब बिना फिगर के सवाल पूछा जा रहा है सर, तो किसी ना किसी तरीके से सवाल को बताना पड़ेगा कि डी और ई एक्चुअली कहां पे माने। इसी वजह से सवाल के लैंग्वेज को थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्म करके आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी, जिससे आपको ये पता चल पाए कि डी और ई को एग्जैक्टली लोकेट कैसे करना है। तो आगे बोला जा रहा है सर कि डी इज क्लोजर टू बी, यानी आप जो अपना पॉइंट डी मानोगे ये इस तरीके से मानोगे कि बी के नजदीक होना चाहिए। तो डी जो है ये बी के नजदीक होना चाहिए। तो बी के नजदीक कौन सा पॉइंट है? ये वाला है सर। यानी इसी को मुझे क्या मानना है? डी मानना है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये डी हो गया यानी कि ये ई हो जाएगा सर। तो इतना समझने में किसी को दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरे फिगर के लिए जो भी बात हो रही थी वो हमने फिगर में लोकेट कर लिया। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, सर क्या मेरा फिगर कंप्लीट हो गया क्या? तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है सर कि पहले अपने प्रूफ डैट के सारे पार्ट्स को फिगर में ढूंढ लो। अगर सारे पार्ट दिख जाते हैं तब कह दोगे फिगर कंप्लीट है। अगर सारे पार्ट नहीं दिखते हैं तो पहले पार्ट्स बनाइए तब जाके फिगर कंप्लीट होगा। तो यह काम यहां पे भी करेंगे सर। तो ए पे चर्चा हो रही है। क्या अभी मुझे फिलहाल अपने फिगर में ए ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, बनाना पड़ेगा। ए ई बना लेते हैं। तो ए और ई को ज्वाइन कर लेंगे सर, तो ए ई बन के तैयार हो जाएगा। सर आगे एसी पे चर्चा हो रही है। एसी तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आगे एडी पे भी चर्चा हो रही है। क्या एडी आपको अभी फिलहाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा सर, यानी कि मुझे एडी बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो यहां पे हमने क्या किया है? ए और डी को ज्वाइन कर लिया। अब जाके मैं फुल एंड फाइनल तरीके से कह सकता हूं कि मेरा फिगर 100% तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फटाफट फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिगर बनाने के बाद अपने गिवन डेटा को देख के ये जरूर देखिए कि कौन कौन सा डेटा फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप गिवन डेटा में से बहुत सारा डेटा फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हो तो एनालिसिस हमेशा आसान बनी रहती है। तो कौन सा गिवन डेटा आपको ऐसा लग रहा है जो कि फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तुरंत कह दोगे सर कि ये जो ट्राइसेक्शन वाला गिवन डेटा है ना, इसको फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा ये जो हिस्सा है पूरे का 1/3 हो जाएगा। मैं कह दूंगा ये जो हिस्सा है पूरे का 1/3 हो जाएगा। मैं कह दूंगा ये जो हिस्सा है पूरे का 1/3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ट्राइसेक्शन वाली बात के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा तीनों हिस्सा बराबर है और ये तीनों के तीनों हिस्से पूरे का 1/3 कहला जाएंगे। तो इस बात को यहां पे लिख लेते हैं। यानी ये वाला भी हिस्सा पूरा क्या है सर? BC है, 1/3 BC हो जाएगा। ये वाला भी हिस्सा 1/3 BC, ये वाला भी हिस्सा 1/3 BC। अब समझना बात को सर, एनालिसिस के दौरान बार बार 1/3 BC 1/3 BC 1/3 BC लिखना थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करता हूं सर, इस पूरे के पूरे BC को मान लो मैं एक A मान लेता हूं। आप X मान लो, Y मान लो,
खुद समझो ना बात को, BC बाई 3 ज्यादा लिखना पड़ रहा है, यहां पे बहुत कम लिखने से काम हो जा रहा है सर। तो मैथमेटिक्स में पूरी कोशिश किया करो कि कम से कम लिखने में काम हो जाए। तो इसी वजह से मैंने BC को कुछ A मान लिया। तो अगर ऐसा है सर तो BD भी A/3 हो जाएगा सर, DE भी A/3 हो जाएगा और आपका CE भी A/3 हो जाएगा। तो इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। तो जो भी मेन गिवन डेटा था उसको अब अपने फिगर में हमने रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब पूरा फिगर यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं। तो फटाफट फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां पे अब चलते हैं बुक के फिगर पे। तो आप देख पा रहे होगे सर कि बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का फिगर ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ है। तो जो भी काम यहां पे किया था यहां पे भी कर लेते हैं। तो यहां पे एंगल भी 90 डिग्री है। ये पूरा का पूरा हमने क्या मान लिया, A मान लिया। उस हिसाब से ये पोर्शन A/3, ये वाला भी पोर्शन A/3 और ये वाला भी पोर्शन आपका A/3 हो गया सर। क्लियर है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब पूरी एनालिसिस अपने इस फिगर में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने प्रूफ डैट पे आ जाते हैं। देखो सर प्रूफ डैट, तो ये रहा हमारा प्रूफ डैट। तो यहां पे सीधे सीधे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये जो प्रूफ डैट के टर्म्स हैं AE AC AD, ये मेरे ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। अगर ऐसे ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो हाईलाइट करके देखो सर, AE AC AD, AC हो गया सर, AE हो गया, AD हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे प्रूफ डैट में ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने कोई ऐसा रिजल्ट पढ़ा है क्या जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट्स मुझे स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं, तो कहोगे बिल्कुल पढ़ा है सर। कौन कौन से रिजल्ट पढ़े हैं सर? तो इस टाइप का जो रिजल्ट हमने पढ़ा है वो है पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट, इसके अलावा ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट सर, साइड मीडियन वाले रिजल्ट। अब मुद्दा यह है सर कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर इनमें से कोई एक कंसेप्ट काम करेगा तो वो एक कंसेप्ट कौन सा होगा, और अगर मल्टीपल कंसेप्ट काम करेंगे तो मल्टीपल कंसेप्ट कौन कौन से होंगे सर। इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, ध्यान से सुनना। तो इतना तो शुरुआत से कंफर्म है सर कि ये जो पाइथागोरस होता है, ये डैडी होता है, ये यूनिवर्सल होता है। इस टाइप की हर सिचुएशन में गारंटेड काम करेगा, यानी इस सिचुएशन में भी पाइथागोरस काम करेगा ही करेगा। अब देखो पाइथागोरस ही लगाना चाहिए, यह बात और कैसे कंफर्म हो रही है? तो इसलिए कंफर्म हो रही है सर क्योंकि अपने फिगर को ऑब्जर्व करके डायरेक्टली मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर। अपने फिगर को ऑब्जर्व करके डायरेक्टली मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और मुझे पता है पाइथागोरस लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो फिगर में सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि पाइथागोरस की कहानी बहुत स्मूथ चलनी चाहिए सर। ये मुझे यहीं पे समझ में आ चुका है। और ऐसे भी पता है सर यूनिवर्सल है, काम करेगा ही करेगा। तो यूनिवर्सल है, काम करेगा और फिगर को एनालाइज करके समझ में भी आ रहा है, सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है। तो पाइथागोरस से सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए सर। तो अब जैसे ही हम श्योर हो चुके हैं तो यहां पे अब पाइथागोरस पे सोचना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमें बहुत अच्छे से यह पता है सर कि पाइथागोरस की कहानी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, जो कि मुझे अपने फिगर में दिख रहे हैं। और एक नहीं, तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे अपने फिगर में। कुल मिला के तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से सर? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये ब्लैक वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे अपने फिगर में दिख रहा है। इसके अलावा सर ये ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे अपने फिगर में यहां पे दिख रहा है सर। इसके अलावा ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी मुझे अपने फिगर में बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो जो तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल मुझे अपने फिगर में दिख रहे हैं सर, उसको हमने यहां पे हाईलाइट कर लिया। तो अब मुद्दे की बात यह है सर कि कितने ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे जिससे मेरा काम होगा। यानी कि इन तीन ट्रायंगल में से किसी एक में पाइथागोरस लगाएंगे तब काम होगा, तीन में से किसी दो में पाइथागोरस लगाएंगे तब काम होगा, या फिर तीनों के तीनों में लगाना पड़ेगा तब काम होगा। अब इन सवालों का यहां पे जवाब ढूंढ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल का जवाब कौन देगा? प्रूफ डैट। और कैसे देगा? सुनना आना चाहिए सर, बता रहे धीरे धीरे। हां ठीक है, क्या बोला इसने? तो इसने मेरे को बताया है सर कि मेरे अंदर जो भी पार्ट्स है उनको हाईलाइट करो, आपको अपने आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएंगे पाइथागोरस के लिए। तो सर पार्ट्स हाईलाइटेड है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर पाइथागोरस लगने के बाद ये रिजल्ट आया है और पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, यानी कि ये जो भी टर्म्स हैं, ये जो भी पार्ट्स हैं, ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड रहे होंगे। तो ये समझते ही मुझे ये क्लियर हो गया है कि मुझे इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढना है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल को स्पॉट करना है।
कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये पार्ट्स फिट बैठने चाहिए। अब मुझे समझ में आ चुका है कि इस तरीके से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल को वर्किंग के लिए ढूंढना है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये हाइलाइटेड पार्ट्स फिट बैठने चाहिए। और मुझे यह भी बात दिमाग में रखनी है कि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा पार्ट कवर हो जाए। तो ये जैसे ही मैं दिमाग लगा के यहां पे ट्रायंगल ढूंढना शुरू करूंगा तो क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट के लिए बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है जहां पे साइड के तौर पे ये दिखना चाहिए। और मुझे बस एक ही चॉइस मिल रही है, यानी कि मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि ये वाला पार्ट मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का साइड बन जाए। इसके लिए ये ब्लैक वाला राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट होना चाहिए। कौन सा सर? ब्लैक वाला राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट से समझ में आया, अभी और भी पार्ट है सर। अब चलते हैं सर इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट के लिए यही सेम कहानी सोचेंगे तो समझ में आ रहा है सर कि मुझे ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे मेरा ये वाला पार्ट यहां पे इस्तेमाल हो जा रहा है। तो सर यहां से ये क्लियर हो रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लैक वाला तो लेंगे ही, साथ साथ ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। अगेन ये भी समझ में आ रहा है सर, इस वाले पार्ट के लिए मुझे सबसे बड़ा वाला ये लाल वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट में ये शामिल है तो इस्तेमाल होना चाहिए सर। यानी यहां पे मुझे कुल मिला के क्लियर हो गया है कि मेरे प्रूफ डैट में जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स की एक साथ बात हो पाए, उसके लिए तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि मेरे पास 3 पाइथागोरस के रिजल्ट्स आएंगे। और हमें अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से पता है कि अगर मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं तो ये मल्टीपल रिजल्ट जरूर किसी ना किसी तरीके से कंबाइन होते हैं और हम अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं सर। तो ये जितनी चीजें समझ में आ चुकी है उसको फटाफट तरीके से यहां पे अप्लाई कर लेते हैं, बारी बारी से। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अपने ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। तो ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे सर AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है सर, ये हमने लिख लिया। अब यहां पे समझना, तो सर BD ऑलरेडी A के टर्म्स में मुझे पता है, तो पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यानी कि यही इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा यहां पे AD स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस BD के बदले A/3 का स्क्वायर। A/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा सर। तो ये मेरे पास सबसे पहला पाइथागोरस वाला रिजल्ट निकल के आया है। क्यों सब्स्टिट्यूशन किया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइसेक्शन की कहानी गिवन है, यानी किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होगी। और यहां पे ट्राइसेक्शन वाली बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑलरेडी अजम्पशन कर लिया है, तो उसको ऑलरेडी हमने यहां पे यूज कर लिया। ठीक है सर, अब इसी तरीके से चलते हैं अपने ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। ब्लू वाले में पाइथागोरस लगा लेते हैं। ब्लू वाले में पाइथागोरस लगाएंगे तो लिख लेंगे सर AE स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर BE स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BE स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन आपको दिख रहा है सर कि ये पूरे के पूरे BE को भी आप A के टर्म में रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहीं पे कर लेते हैं, तो BE क्या हो जाएगा? यहीं पे दिख रहा है सर BD प्लस D, यानी A/3 प्लस A/3 कितना हो गया? 2A/3। तो इसका स्क्वायर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सर? यहां पे AE स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस BE के बदले इसको डाल देंगे यहां पे, तो मेरे पास स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 4A स्क्वायर बाय 9। इस स्टेप में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां से ये मेरा फाइनलाइज्ड सेकंड रिजल्ट आ गया सर। अब फाइनली अपने लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो रेड वाले में पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे सर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पूरे के पूरे BC को मैंने A माना था, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं A के टर्म्स में, तो मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस A डाल देंगे BC के बदले, तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो तीसरा और फाइनल पाइथागोरस का भी रिजल्ट आ गया है।
तो कुल मिला के मुझे पता है सर कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 रिजल्ट्स कंबाइन होंगे और यहीं से किसी ना किसी तरीके से मैं अपने इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचूंगा। अब मुद्दा यह है सर कि इन रिजल्ट्स को कैसे कंबाइन किया जाए कि हम इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। अब यहां पे कंबाइन करने के सोचने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हर रास्ता आपको बताऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रास्ता डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा फिगर को भी अब क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको दूसरे सवालों में भी मदद करेगी। तो यहां पे कलर थोड़ा सा चेंज करके मान लो फाइनल पर्पल कर लेते हैं, पर्पल सही रहेगा, थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है। देखो यहां पे कैसे कंबाइन करें। तो अगर मैं अपने प्रूफ डैट को देखता हूं और अपने प्रूफ डैट के पार्ट्स को यहां पे ढूंढने की कोशिश करता हूं सर, तो AE AC AD यही काम के हैं सर। तो AD बिल्कुल काम का है, AE बिल्कुल काम का है, AC बिल्कुल काम का है, बाकी आगे वाले कोई भी काम के नहीं है सर। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो कुल मिला के मेरा जो प्रूफ डैट है सर, ये प्रूफ डैट 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक LHS एक RHS। सही बात है सर। तो अगर मैं इन इक्वेशंस की मदद से LHS की कुछ वैल्यू निकाल लूं, RHS की कुछ वैल्यू निकाल लूं और दोनों वैल्यू अगर बराबर दिखने लगेगी तो मैं अपने इक्वेशन से कह दूंगा LHS बराबर RHS, प्रूव हो जाएगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि मेरा जो प्रूफ डैट है वो LHS बराबर RHS के फॉर्मेट में है। तो अगर मैं इन इक्वेशंस के मदद से, इन इक्वेशन के हेल्प से LHS सेपरेटली निकाल लूं, RHS सेपरेटली निकाल लूं और अगर मैं ये ऑब्जर्व कर लूं कि दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या बोल दूंगा? मैं ये बोल दूंगा सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर RHS। तो जो प्रूफ करना है प्रूफ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इस अप्रोच को यहां पे फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैं RHS को उठा लेता हूं सर, ठीक है। तो RHS बराबर RHS क्या है सर? RHS है 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, ये मेरा RHS है। तो यहां पे इन इक्वेशंस की मदद से इस RHS को सॉल्व करके देखते हैं सर। तो 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या है सर? तो AC स्क्वायर के बदले मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मेरे पास अंदर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस यहां पे A स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर यहां पे सर, तो AD स्क्वायर के बदले मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां पे AB स्क्वायर और इसके बाद प्लस A स्क्वायर बाई 9 ब्रैकेट क्लोज। यहां पे अब इसको खोल लेते हैं सर ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर, इसके आगे हो जाएगा प्लस 5AB स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर बाई 9। चीजों को और कंबाइन करते हैं सर, तो 5 प्लस 3 8AB स्क्वायर और यहां पे प्लस 3A स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर बाय 9 कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 5 बाय 9, 9 तिया 27 प्लस 5 32, 32A स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा सर। तो ऐसे फटाफट मन में कैलकुलेशन करना आपको भी आना चाहिए। तो मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने अपना RHS निकाल लिया है, ठीक है सर। अब जब एग्जाम में इसको लिख रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है सर? तो हमने RHS को यहां सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में निकाल लिया। अब LHS की बारी, अब LHS को देखते हैं सर। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS है 8A स्क्वायर, तो 8A स्क्वायर। अब यहां पे A स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूशन करेंगे सर, तो ये रहा A स्क्वायर, इसके बदले सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे AB स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बाई 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32A स्क्वायर बाई 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्या दिख रहा है सर? क्या दिख रहा है? तुरंत यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 बराबर प्रूव हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड कि 8A स्क्वायर बराबर 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। इसके आगे इस लाइन को लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड 8A स्क्वायर बराबर 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है सभी को? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, इसको कॉपी पे नोट कर लो सर। मैथ्स में प्रूफ डैट के सवाल आते ही आते हैं, बिल्कुल कंफर्म है सर, आते हैं हर बार। और कोई भी प्रूफ डैट जो आपको मैथ्स में पूछा जाता है किस तरीके का होता है?
सर एलएचएस बराबर आरएचएस का फॉर्मेट कहीं होता है। तो यहां पे प्रूफ डैट के सवालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, इसको हमेशा याद रखना। ज्योमेट्री के केस में क्या याद रखोगे कि कोई भी प्रूफ डैट का सवाल सीधे सोचने में मुश्किल हो रही हो, टाइम कम हो, दिमाग नहीं लग पा रहा हो, प्रेशर में हो, तो क्या करना है आपको, देखो क्या क्या इक्वेशंस काम के हैं ये आप ढूंढ लेते हो। प्रॉब्लम थोड़ी सी कहां जाती है, इक्वेशंस को कंबाइन कैसे करना, उसी में प्रॉब्लम जाती है। तो अब क्या करो इस टाइप के सिचुएशन में हमेशा कि एलएचएस को अलग से सॉल्व करके निकाल लो, आरएचएस को अलग से सॉल्व करके निकाल लो और दोनों को बराबर दिखा दो। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की मदद से बोल देना एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस ब्रह्मास्त्र को हमेशा याद रखना ज्योमेट्री के प्रूफ डैट के सवालों के लिए कि इक्वेशन क्या क्या आएंगे, रिजल्ट क्या क्या आएंगे, वहां तक आप आसानी से पहुंच जाते हो। प्रॉब्लम थोड़ा सा रिजल्ट कंबाइन करने में होता है। तो क्या किया करो कि अगर टाइम कम है, नहीं सोच पा रहे हो, प्रेशर में हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रूफ डैट एलएचएस बराबर आरएचएस के फॉर्मेट में होगा। तो एलएचएस को अलग उठाओ, जो आपके पास से रिजल्ट आए हैं उनकी मदद से एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसी तरीके से आरएचएस को अलग उठाओ, जो रिजल्ट आए हैं उनकी मदद से आरएचएस को सॉल्व कर लो। तो आपको दिखने लगेगा कि एलएचएस आरएचएस बराबर हो रहा है। बस इसी बात को लिख लो, जो प्रूफ करना है प्रूव हो गया। एक ब्रह्मास्त्र तरीका, किसी भी ज्योमेट्री के प्रूफ डैट में यह तरीका काम करता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। तो इस ब्रह्मास्त्र तरीके को कॉपी पे नोट डाउन कर लो और हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। क्लियर है? इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो ये एक तरीके से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। सर इसको प्रूफ करने के एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। दूसरा तरीका क्या होता है, अगेन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो कहां से रब करते हैं, यहां से रब करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, दूसरा तरीका क्या होगा। तो यहां पे सर प्रूफ करने का, सोचने का एक और तरीका यह हो सकता है कि मेरे प्रूफ डैट को देख के मुझे समझ में आ रहा है सर कि मुझे अकेला AC स्क्वायर नहीं चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर चाहिए। जबकि मेरे पास जो AC स्क्वायर वाला इक्वेशन है वो अकेला AC स्क्वायर है, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कर लेते हैं सर। तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3AC स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए सर? इसी तरीके से अपने प्रूफ डैट को समझ में, देख के समझ में आ रहा है सर कि मुझे अकेला AD स्क्वायर नहीं चाहिए, 5AD स्क्वायर चाहिए। तो AD स्क्वायर वाला इक्वेशन ये रहा सर। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5AD स्क्वायर चाहिए, यानी कि इक्वेशन में दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं सर। तो 5AD स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर बाई 9 हो गया। और अगेन यहां पे सर A स्क्वायर को देख के समझ में आ रहा है कि अकेला A स्क्वायर नहीं चाहिए, 8 के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में चाहिए। यानी ये रहा मेरा A स्क्वायर वाला इक्वेशन। इसको दोनों साइड 8 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। तो ये हो गया 8A स्क्वायर बराबर यहां पे 8AB स्क्वायर, 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो 32A स्क्वायर बाई 9 ये आ गया है सर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंसर क्या करने वाले हैं। अब यहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से AC AD वाला टर्म, तो ये रहा सर यहां पे AC वाला टर्म, ये रहा AD वाला टर्म। इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड, तो 1 और 3 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहीं पे देखिए। तो मेरे पास आ जाएगा 5AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, 5AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर। तो यहां से उतर जाएगा 5AB स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर बाई 9 और नीचे से उतर जाएगा प्लस 3AB स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। सिंप्लीफाई करेंगे 5AB स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर 8AB स्क्वायर हो गया। अगेन A स्क्वायर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, दिमाग में एलसीएम लो, 9 या 27 प्लस 5 32, यानी 32A स्क्वायर बाई 9। ये यहां पे मेरे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है और यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि यही तो ये चीज है। क्लियरली दिख रहा है सर, ये पूरी चीज यही तो इसके बराबर है। यानी कि इसके बदले मैं यहां पे सीधे सीधे 8A स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इट। तो जो प्रूफ करना था प्रूव हो गया। अब फाइनली लिख देंगे देयरफॉर 5AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर बराबर 8AE स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। फटाफट नोट डाउन करिए दूसरा तरीका। सर एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनना। पहले यहां पे चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रही थी उसको ले आता हूं। तो ये नहीं था, ये नहीं था, हटा दिया। यहां से ये नहीं था, ये नहीं था, यहां पे 8 हटेगा, यहां पे पहले से 4 था, 4 ले आते हैं,
4 था पहले से, ये हटेगा यहां से, ये हटेगा, ये हटेगा, तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आ रही थी सर। अब ध्यान से सुनिएगा तीसरा मेथड क्या होगा। तो यहां पे सर सॉल्व करने का, सोचने का तीसरा मेथड देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना सर। इसी चीज को अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूं। कैसे रीअरेंज कर सकता हूं? तो या तो इस टर्म को मैं उधर फेंक सकता हूं, इस टर्म को उधर फेंक दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 8a स्क्वायर। तो क्या बचा सर? 0 बचा है, मतलब राइट साइड में क्या बचा है सर? 0 बचा है। या फिर ऐसे भी फेंका जा सकता था, इसको भी इधर बुला लो, इसको भी इधर बुला लो, तो ये दोनों टर्म माइनस के साथ आ जाएंगे, उस तरफ 0 बचाएगा। तो मान लो कोई एक केस मैं उठाता हूं, यानी कुल मिला के यहां पे वर्क करने का एक और तरीका ये हो सकता है सर कि ये फॉर्मेट मैंने ऐसे दिमाग में रीअरेंज कर लिया, उसके बाद यहां पे सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर ये वाली चीज 0 के बराबर साबित हो गई, मेरा काम हो जाएगा सर। बस यही काम कर लेंगे। क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना। तो यहां से मैं सिंपली इसकी वैल्यू निकालता हूं, लिख लूंगा यहां पे आगे, देयरफॉर दिस बराबर क्या हो जाएगा? सारी वैल्यू पुटिंग करिए। तो 3 टाइम्स ऑफ ac स्क्वायर। ac वाला कौन है सर? ये रहा। तो ac स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 टाइम्स ऑफ ad स्क्वायर। ad स्क्वायर वाला कौन है? ये है सर। सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसके बदले क्या आ जाएगा मेरे पास? ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा सर। इसके बाद फिर से प्लस है, प्लस नहीं अब क्या है? माइनस है सर। तो माइनस 8 टाइम्स ऑफ ae स्क्वायर। तो a स्क्वायर वाला ये टर्म है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर। तो मेरे पास आ जाएगा ab स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 9 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, आगे हो जाएगा प्लस 5ab स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 5a स्क्वायर बाई 9 प्लस यहां पे हो जाएगा, प्लस नहीं अब क्या हो जाएगा? माइनस साइन है सर, माइनस। तो माइनस 8ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा सर। क्लियर है? अब यहां पे बहुत क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, 3ab स्क्वायर प्लस 5ab स्क्वायर मिलके 8ab स्क्वायर बन गया, जो कि माइनस 8ab स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है सर? यहां पे और क्या दिख रहा है सर? सर ये 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर बाय 9 मिलके बना लेगा 32a स्क्वायर बाय 9, जो कि इससे कट जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल रिजल्ट 0 आ रहा है। अब जैसे ही मैंने इस फाइनल रिजल्ट को 0 के बराबर साबित कर दिया तो समझिएगा बात को। इसके बाद मैं तुरंत नेक्स्ट स्टेप अब लिख सकता हूं, देयरफॉर 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर माइनस 8 आपका ae स्क्वायर बराबर 0। तो मेरे प्रूफ डेट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ae वाला टर्म अकेला होना चाहिए, अकेला कर लेते हैं, उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3ac स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ad स्क्वायर बराबर राइट साइड में जाके प्लस बन जाएगा माइनस, यानी कि 8ae स्क्वायर। क्या यही हमें प्रूव नहीं करना था सर? बिल्कुल करना था। फटाफट नोट डाउन कर लो, 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर। तो सॉल्व करने के तीन मेथड मैंने आपको यहां पे बता दिए, और एक प्रूफ डेट का बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के लिए ब्रह्मास्त्र भी बताया। उसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी क्रिटिकल सिचुएशन में काम कर जाएगा सर। क्लियर है? इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा सर कि बड़ा आसान सा सवाल था, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब ये जो मैंने आपको अप्रोच बताया सॉल्व करने का, ये कौन सा अप्रोच हुआ सर? तो ये हमारा सब्जेक्टिव वाला 3 नंबर वाला अप्रोच हुआ। अब देखो यही सवाल अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, समझना ध्यान से। इसको पहले यहां से हम रब कर देते हैं, इस पूरी चीज को यहां से हम रब कर देते हैं, तो समझना यहां पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में सवाल कैसे है। तो अगर एमसीक्यू में यही सेम सवाल पूछा जाता है सर, तो देखो कैसे पूछा जाएगा। डायग्राम आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों सिचुएशन हमने सीख ली सर। और सवाल यहां से लेकर यहां तक लिखेगा, ठीक है? इसके आगे सवाल नहीं लिखेगा। अब वो आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपसे यहां पे पूछ लेगा सर।
और देखो ऑप्शन क्या क्या देगा। ऑप्शन नंबर 1 मान लो आपको दे देगा यहां पे 7AE स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर माइनस 5AD स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपको यहां पे दे देगा 8AE स्क्वायर बराबर यहां पे 4AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन दे देगा सर 8E स्क्वायर बराबर, ठीक है सर। तीसरा ऑप्शन आपको यहां पे दे देगा 8AE स्क्वायर बराबर यहां पे 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। चौथा ऑप्शन मान लो आपको यहां पे दे देगा कुछ 4AE स्क्वायर बराबर यहां पे 2AC स्क्वायर माइनस 3AD स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या मार लोगे सर? तो यहां से मुझे पता है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ध्यान से कुछ बातें देखो। अब एग्जाम के लिए कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे काम करना आपको थोड़ा सा बताऊंगा टर्म 1 में। मान लो आपके पास टाइम कम है, सवाल ज्यादा है सॉल्व करने के लिए, तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, ऑप्शन देख के भी बहुत कुछ पता चल जाता है। अब देखो ध्यान रखना, कई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, मान लो आपके पास टाइम कम है, जहां पे सीधे आप बिना सवाल पढ़े ही ऑप्शंस को हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। क्या मैंने बोला? मैंने बोला आपको एग्जाम में कई सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे बिना ऑप्शन पढ़े, बिना सवाल अच्छे से पढ़े, सिर्फ ऑप्शन को देख के, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के बता दोगे कि क्या क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे? तो देखो क्या होता है, एग्जामिनर क्या होता है ना, क्या करता है कि जो सही आंसर होता है ना उससे मिलता जुलता गलत आंसर देता है। ये आपको ऑब्जर्व होगा बहुत सारे सवालों में कि जो सही आंसर होता है उससे बिल्कुल आसपास मिलता जुलता एक गलत आंसर जरूर पुट करता है। तो अगर आपको अपने 4 ऑप्शन में से 2 या 3 ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे हैं ना, तो तुरंत सतर्क हो जाना कि जो बिल्कुल अलग टाइप का है वो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल याद रखना कि अगर आपको 2 या 3 बिल्कुल मिलते जुलते टाइप को ऑप्शन दिख रहे हैं तो वहां से सतर्क हो जाना है कि जो बिल्कुल अलग टाइप का है वो तो गारंटेड नहीं होगा। तो एक एलिमिनेट हो गया, या हो सकता है किसी सवाल में ऐसे करके 2 एलिमिनेट हो जाए। अब 2 में से ही एक सही होगा ना, तो अब खुद समझना बात को। मान लो एग्जाम में तुम्हारे पास सॉल्व करने का टाइम नहीं है, लेकिन आपने एलिमिनेशन से 2 ऑप्शंस को हटा दिया है, 2 आपके पास बचे हैं, उन्हीं में से एक सही होगा। यानी कि अब आपके सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई है, यानी 50% चांसेस है कि आप बिना सवाल बनाए सही मार के आओगे। तो दोनों में से रैंडमली किसी एक को सही मार के आ जाना सर। तो ये जो ट्रिक, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये कब करना है? ये आपको तब करना है जब बिल्कुल आपके पास एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं बचे, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में हो। और उस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे दिमाग लगाना है ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इसको रूल की तरह मत इस्तेमाल करना, अरे प्रिंस सर ने बोला हर सवाल में करेंगे, ऐसे नहीं करना है। कब? इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस टाइप के सिचुएशन में फंस गए हो, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखना, इससे बहुत फायदा मिलता है। इस चीज को दिमाग में रखना सर। ये सभी को यहां पे क्लियर हुआ? अब यहां पे एक मुद्दे की बात आएगी सर कि अगर ये सवाल एमसीक्यू में बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है सर, तो क्या पूरा सवाल बनाएंगे? नहीं, सवाल पूरा बनाना है। क्या दिमाग लगाएंगे? तो मैंने आपको कहा था इस टाइप के सवाल को डाटा अज्यूम करके बनाओ, आसानी से बनेगा। और यहां पे मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? रूल ये बताया था सर कि आपको अपने फिगर में जो भी कॉमन जैसी चीज मिलती है ना, उसको जरूर कुछ मानना, बताया था मैंने। अब यहां पे अपने फिगर को एनालाइज करके मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर कि ये जो ए बी है ना, ये बहुत सारे ट्रायंगल में कॉमन है। ये इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो इसको कुछ मानेंगे सर, इसको कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। मान लो इसको मैं कुछ मान लेता हूं, क्या कितना मान लूं? 3 मान लेता हूं, मान लो 3 मान लिया, ठीक है सर। अब देखो अगेन आपको ट्राइसेक्शन का गिवन डेटा पता है कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट आपस में बराबर है, तो इन इक्वल पार्ट्स को भी कुछ मान लीजिए। तो इन इक्वल पार्ट्स को कुछ मान लो, मान लेते हैं यहां पे, क्या मान लें यहां पे, समझिएगा बात को। मान लो मैं 2 मान लेता हूं, इसको 2 मान लिया, इसको भी 2 मान लिया और इसको भी 2 मान लिया, ठीक है सर। 2 मान लिया यहां पे क्योंकि तीनों पार्ट बराबर है, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएंगे। अब आप पाइथागोरस लगा के इन साइड्स को निकाल लीजिए यहीं पे सर। तो ये आपने माना, कैसे माना ये मैंने सिखाया, कैसे माना है सर। तो ये सब में कॉमन है, इसी वजह से इसको कुछ मान लिया। अगेन मैं देख रहा हूं ट्राइसेक्शन का गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा वाली बात को भी कुछ मैंने नंबर के फॉर्म में मान लिया। मुझे पता है सर ट्राइसेक्शन है, यानी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट बराबर है, तो इक्वल पार्ट को मैंने 2 यूनिट का मान लिया। अब पाइथागोरस लगा लगा के आप अपने हाइपोटेनियस को निकालते जाइए। तो यहां पे देखो
सर सबसे पहले इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 है 2 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर रूट अंडर 9 + 4 यानी कि रूट अंडर 13। ये कितना आ गया, रूट अंडर 13। ये कितना हो जाएगा सर, तो ध्यान दीजिएगा इस वाले में पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सर, आपके पास 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 यानी कि ये 5 यूनिट्स हो जाएगा सर। इसी तरीके से सबसे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइएगा तो आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो प्लस कितना हो गया 36, 46 रूट अंडर 45 हो गया सर। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 45। अब आपको क्या करना है, आपने अपना डेटा निकाल लिया है ना, अब आप इन इक्वेशंस में अपने डेटा को पुट करके देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करना चाहिए और कोई नहीं करेगा सर। चेक करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ऑप्शन नंबर 3। तो चेक करेंगे सर यहां पे, तो 8 टाइम्स ऑफ AE स्क्वायर, AE का है सर, ये रहा इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 × 8, दिमाग में कैलकुलेशन, 25 × 4 100 होता है, उसी का डबल हो जाएगा यानी कि 200, 25 × 8 कितना हो गया, 200 हो गया सर। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो जाएगा रूट 45 का स्क्वायर यानी कि 3 × 45। इसके बाद आगे कितना है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 13, तो 13 5 जा यहां पे 65 हो गया, यहां पे 5 3 जा 15 कैरी 1 135 प्लस 65 कितना हो गया सर 200। क्या दिख रहा है, LHS RHS बराबर हो गया, यानी कि ये बराबर की कहानी बस इसी में होगी, बाकियों में चेक करके देख लेना नहीं होगी सर। तो इस तरीके से डेटा मान के बना सकते हो। तो देखो अगर प्रूफ डैट का सवाल आपके MCQ में इस तरीके से आता है ना, तो सवाल का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, कम चांस से आएगा लेकिन आ सकता है, किसको पता। तो अगर आएगा तो प्रिंस सर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर बार डेटा मान के बनाते हैं, और डेटा कैसे मानते हैं इसके लिए हर सवाल में कुछ जनरल रूल्स बताते हैं प्रिंस सर, उनको याद रखा करिएगा। जैसे जो कॉमन साइड होता है उसको कुछ डेटा मान लेते हैं, जो गिवन डेटा होता है उसके हिसाब से कुछ नंबर मान लेते हैं, और प्रिंस सर पहले ही पाइथागोरस लगा के डेटा निकाल लेते हैं और उस डेटा को पुट करके देखते हैं कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, जहां पे सेटिस्फाई होता है वो आंसर होता है। इन जनरल रूल्स को याद रखिएगा, फटाफट नोट डाउन करिए। तो इसके साथ फुल एंड फाइनल तरीके से हमारे सवाल की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम इस तरीके से बनाए रखें। सर इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।